अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 8 खामोश हो जाएं भाई। लेक्चर 86 स्टार्ट करते हैं कैफ वन का। कैश फ्लो हमारा चल रहा है और होपफुली बेहतर ही चल रहा है। ठीक है जी। कैश फ्लो के अंदर दो मेथड्स हैं वैसे तो, लेकिन दूसरा मेथड आसान है, कम टेस्ट होने वाला है। जो मेन मुश्किल और ज़्यादा टेस्ट होने वाला मेथड है वो हम कर रहे हैं। भाई अब खामोश हो जाओ। ठीक है जी। इसके अंदर एक दो सवाल मैं मज़ीद खुद करवाऊंगा। बीच में कुछ लेक्चर्स जो हैं वो आप लोगों के चलते रहें। 3 से 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस तकरीबन आप लोगों ने किए हैं। उन क्वेश्चंस के अंदर जिन क्वेश्चंस में किसी को भी कोई मसला होगा इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस कर लेंगे। कोई एडजस्टमेंट किसी को प्रॉब्लम कर रही है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मेरी ये चाहत है कि एक सवाल मैं जो है वो आपको अभी करवा दूँ अपने सामने एक बार, ताकि हम ज़रा रनिंग में आ जाए। छुट्टियों के बाद आए हम, उसके बाद इंशाल्लाह फिर कर लेंगे डिस्कस, कोई मसला नहीं। ठीक है जी। दो क्वेश्चंस हैं होमवर्क के अंदर थे आपके। एक नादिर लिमिटेड था और दूसरा टेक्सला लिमिटेड। ठीक है, तो नादिर लिमिटेड अभी हम सॉल्व कर लेते हैं और टेक्सला लिमिटेड को भी एक दफ़ा रीड कर लेता हूं मैं, अगर एंड पे टाइम बचता है तो, वरना फिर आप टेक्सला को दोबारा आज ट्राई करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो पूरा सवाल टेक्सला लिमिटेड कल करवा दूंगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो जिस एडजस्टमेंट में मसला होगा वो एडजस्टमेंट ज़रूर डिस्कस कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सही है बच्चों। चलें तो शुरू करते हैं जी। सवाल रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ, मार्कर है भाई, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ, खैर ही हो वैसे तुम लोगों को, अल्लाह तुम लोगों को हिदायत दे। क्वेश्चन है जी, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17 इन अकॉर्डेंस विद I7 यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। हमें क्या कौन सा मेथड, हमारी ज़िंदगी में तो अभी तक एक ही मेथड आया है कैश फ्लो का। हमें तो एक ही तरीके से कैश फ्लो बनानी आती है, जिसका स्टार्ट होता है पीबीटी से, एडजस्टमेंट्स आती हैं नॉन कैश की, फिर एडजस्टमेंट आती हैं वर्किंग कैपिटल की, और लेस कर देते हैं हम, नहीं 3 चीज़ें लेस करते हैं हम, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड। ठीक है। उसके बाद फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, फिर फाइनेंसिंग, फिर इन तीनों का टोटल नेट कैश फ्लोज, उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और आंसर आता है क्लोजिंग। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कितने बच्चों ने इस नादिर लिमिटेड वाले सवाल को ट्राई किया था? कितने बच्चे ऐसे जिनका पहली ट्राई में सही हो गया था? कोई एक दो हैं, एक दो बड़ी बात है, एक दो हैं, कोई बात नहीं है। हमने तो पूरा सवाल सही करना ही नहीं होता, हमने तो सिर्फ 60 to 70% सही करना होता है। ऐसे ही है क्वेश्चन। तो कितनी देर में अब फॉर्मेट बन जाता है? देखो बोर्ड भी बड़ा हो गया। कितनी देर में फॉर्मेट, इस तरह वर्किंग ही करेंगे, बाकी ज़रा मेन पे रखते हैं। ठीक है जी। कितनी देर में फॉर्मेट बन जाता है? 2 मिनट ज़्यादा है। अभी 1 मिनट में बना के दिखाओ। 2 मिनट तो मुझे लगने चाहिए जी। शाबाश, शुरू करें, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अच्छा भाई बातें नहीं प्लीज़, बातें जो करता हुआ नजर आएगा वो क्लास से बाहर जाएगा। ठीक है, आज ये सिर्फ एक क्लास है मेरी, प्लीज़ इस एक क्लास का ये सवाल पूरा होगा तो ये आपसे पहले वाली क्लास भी नहीं हो सकी और शाम वाली भी नहीं हो सक रही है फिलहाल। ठीक है, आज का दिन यही क्लास सबको अवेलेबल होनी है, इसलिए प्लीज़ बिल्कुल भी तंग नहीं करना आपने, टाइम बहुत कम है, सवाल इफेक्टिवली करना है। ठीक है, सही है जी। नाम बता दें सवाल का। नादिर लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ, हाँ पूरा लिखना है आपने तो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। अच्छा लो भाई जी। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की हेडिंग आती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हमेशा क्या होता है जी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मार्कर जरा ब्लैक निकालना, बाकी भी ही सही नहीं चल रहा जी। उसके बाद होती हैं जी एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम्स, जिसमें हमने अभी तक देखा था डेप्रीसिएशन आ सकती है, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट आ सकता है, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ सकता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ सकता है, इन्वेस्टमेंट इनकम आ सकती है। ये बातें देख ली हैं सवालों के अंदर हमने। ठीक है, मैं ये सवाल सारे देख के तो मैं आप लोगों को देख कर गया था सारे। ठीक है, ये क्या कुछ उसमें आता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एंड पे जाके वो भी मैं ऐड कर दूंगा कौन सी चीज़ें और यहाँ पर आ सकती हैं। फिलहाल वो नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं गलती से आ जाए। ग्रेचुटी और वारंटी सेम ट्रीटमेंट, उसका भी इंटरेस्ट जैसा, लेकिन फिलहाल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कुछ आता है जी? डेप्रीसिएशन, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट इनकम,
इतना कह सकते हैं हम, इससे ज़्यादा कोई और चीज़ नहीं आती फिलहाल। क्या क्या जी? डेप्रिसिएशन, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट कह लो, उसमें इन्वेस्टमेंट भी आ जाती हैं लॉन्ग टर्म, उसमें दूसरे एसेट्स भी, ठीक है ना। तो क्या? डेप्रिसिएशन, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट इनकम या इंटरेस्ट इनकम। इसके अलावा फिलहाल आपके सिलेबस के लेवल पे कोई और चीज़ नहीं है जो यहाँ पे आए, एक दो एडिशनल चीज़ें जो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम ऐड बैक करते हैं, इंटरेस्ट पेड को नीचे लेस करते हैं, ऐसा ही है। और अगर इन्वेस्टमेंट इनकम या इंटरेस्ट इनकम हो तो उसे यहाँ से लेस करते हैं और उसके कैश फ्लो को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लेते हैं। यही सब कुछ कर रहे होते हैं ना, तो ये कैश फ्लो है। और क्या कैश फ्लो के अंदर? उसके बाद जी एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स हैं। भाई मार्कर कोई ला दो यार आमिर चज का। जी एडजस्टमेंट्स फॉर, इन्हें मेरे जाने से पहले की इंक भरी हुई है, शायद इनको ताज़ा कर लो। एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स की चेंजेस, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें ये भी पता लग गया है कि वर्किंग कैपिटल आइटम्स की जो चेंजेस होती हैं, अगर उनको कोई एडजस्टमेंट हिट कर रही हो तो फिर वर्किंग से गुजार के उनको लाना होता है। जैसे क्वालिटी एंटरप्राइज वाले सवाल में आपने देखा था, 13 था, पता नहीं कौन सा था सवाल, 13 है गालिबन, क्वालिटी एंटरप्राइजेस। बड़ा अच्छा सवाल जिसको मैं कह रहा था, क्यों? उसके अंदर बहुत सारी ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो आप पास पेपर के 90% क्वेश्चन के अंदर वो एडजस्टमेंट्स देखेंगे, जो क्वालिटी एंटरप्राइज की एडजस्टमेंट्स थी, ठीक है। जिसके अंदर वो कहता था ट्रेड एंड पेबल्स के अंदर एक चीज़ ये इंटरेस्ट पेबल शामिल हुआ पड़ा, हम कहते निकालो इसको, अलग करो। ऐसे रिसीवेबल में फलां रिसीवेबल पड़ा, हम कहते निकालो इसको, ठीक है ना। तो बिल्कुल वही वाली एडजस्टमेंट्स वर्किंग कैपिटल के अंदर हर सवाल के अंदर ऑलमोस्ट आई होती हैं पास पेपर के सवालों में। वो कह देता है रिसीवेबल के अंदर एक रिसीवेबल पड़ा है, हम कहते हैं ये तो ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, निकाल लेते हैं। पेबल के अंदर एक पेबल पड़ा है, ठीक है। तो वो अगर कोई एडजस्टमेंट हिट कर रही हो वर्किंग कैपिटल आइटम को तो वर्किंग से गुजार के फिगर को लेकर आते हैं, ठीक है ना। आसान है, मुश्किल नहीं कैश फ्लो। आपको दोबारा इसीलिए करवा रहा हूँ, ये आसान सवाल भी दो को खुद करवा रहा हूँ ताकि एक दफ़ा फिर आपकी तसल्ली हो जाए कि हाँ हाँ यही सारे काम ही हमने किए थे, तो यही सारे काम दोबारा ही हम करके ज़रा एक बार रनिंग में आ जाए छुट्टियों के बाद, चूँकि माशाल्लाह गोश्त खा खा के खुमारी चढ़ी होनी है जी। तो वो भूल गए उन्हें जो सारा कुछ करने वाला था। तो एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स, उसके बाद तीन चीज़ें लेस होती हैं फिलहाल तक, तो ये तीनों भी पूरी इकट्ठी नहीं आती, ठीक है। को मार्कर भाई ना पुराना सा मार्कर हो जो इंक रिफिल दस्ती दस्ती करके ले आओ, अभी ताज़ा ताज़ा, दस्ती दस्ती ताज़ा ताज़ा, इसको रिफिल करो, मार्कर अच्छा है ये जी। तो लेस इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड और डिविडेंड पेड, ये तीनों चीज़ें इकट्ठी भी आ सकती हैं सवाल में, लेकिन नॉर्मली हमने देखा था दो कुछ आ जाती है। बहरहाल आप तीनों लिखनी है, जो चीज़ पर्चे में नहीं आएगी वो खाली छोड़ दीजिएगा बस। इस सब से हमारे पास प्लस माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी वो कैश फ्लोज होंगे फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। खजूर आ जाएगी इंशाल्लाह, आ जाएगी, परेशान ना हो। बस थोड़ा मुझे एक दो दिन सवाल सवाल करा के ज़रा मुझे रिलैक्स हो लेने दें। आ जाएगा साझे, कहता जी मैं यूनिवर्सिटी से आया से यार, वैसे ना वैसे मतलब खर्चा ही हो गया पेट्रोल का, है ना। कितना से नुकसान हो गया इस बच्चे को। उसके बाद जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, देन जी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं, नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे जिनके अंदर कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी पड़े होंगे, सी आएगा जी बिल्कुल। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी पड़े होंगे, ऐसा ही है।
तो आपको ये लाइनें लगाने की बी सी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो बस पहले सफ़े के ऊपर इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, दूसरे पे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, जब एंड पे टोटल्स आ जाएंगे तो बस उन टोटल्स को ऐड कर दें। ABC भी मत लिखे हुए, तो यहाँ पे आपको ज़रा शुरू में याद करवाने के लिए ये बात लिख देता था कि इन तीनों को ऐड करके नेट कैश फ्लोज निकालने हैं आपने, A+B+C। फिर क्या करेंगे जी, इसमें ऐड करेंगे इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हमें वर्किंग 1 से मिलेगा, ठीक है जी। और हम पहुंच जाएंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश, जिसको एक बच्चा बुलाकर हम देखा करते थे, ऐसे ही है ना। हाँ, आखिरी क्लास के अंदर भी यही करके गया था, और फिर आपको लेक्चर्स के अंदर भी यही बात नज़र आती रही थी। इसीलिए आपको बार बार एक बच्चे को भी तकलीफ़ दी जाती थी, ये बताने के लिए कि आपने पर्चे के अंदर नहीं मैच करना है इसको, नहीं मैच करना है इसको। हो जाए तो कहें ओहो ये क्या हुआ, बैलेंस शीट क्या कैश फ्लो टैली हो गया, ओहो अफसोस करते हुए आगे जाना है। और अगर ना हो टैली तो खुशियां मनाते हुए आगे जाना है, यस शुक्र है मेरी कैश फ्लो टैली नहीं हुई, जाना आ गई है, यहाँ नहीं रुकना, सोचना नहीं है। कोई एक आध मिनट देख लो कोई टोटल वोटल गलत ना हो गया हो। अगर इसको ढूंढने लग गए ना गलती कहाँ पे है, तो सादा बात है 10 से 15 मिनट ज़ाया होंगे, 2 को नंबर शायद मिल भी जाएँ, लेकिन वो 10 से 15 मिनट के अंदर अगले सवाल के आसान 10-12 नंबर आप लूज़ कर जाओगे, पेपर अटैम्प्ट नहीं होगा, पूरा फेलियर की तरफ चले जाओगे। तो भाई इसको आपने बैलेंस नहीं करने बैठ जाना। हो जाए तो अफसोस करना है, खुश नहीं होना। खुश कब होना है, जब ये मैच ना करे, जब हमारी कैश फ्लो टैली ना करे, खुश होना है फिर, ठीक है। ओके जी, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा कितने को है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दिखाना ज़रा सवाल। बस यहीं पे कैश एंड बैंक है, और कोई नहीं खास इतने नहीं है, ठीक है। नीचे ही वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पर ही। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहाँ पे वर्किंग 1 कर लेते हैं। वर्किंग 1 क्या होती है जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वैसे ओवरऑल ये टॉपिक आपको अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा? आपका दिल क्या करेगा, इसमें से सवाल पर्चे में आए या ना आए? अब यही निशानी होती है ना किसी टॉपिक के समझ आने की, कि आपका दिल चाह रहा होता है कि उसमें से सवाल पर्चे में आ जाए, क्योंकि 60-70% सवाल बहरहाल इसमें आपसे होने वाला ही होता है। 1-2 एडजस्टमेंट्स जो मर्जी कर लें, वो आपकी कोई, अगर ये 15 से 18 नंबर का सवाल आएगा, तो जो एडजस्टमेंट आपको नहीं आती उसमें से 13-14 नंबर नहीं होंगे, 1-2 नंबर ही होंगे जो आपको नहीं आती होगी। तो 60-70% मार्क्स इस सवाल के अंदर बहरहाल मौजूद होते हैं, जो आसानी से मिल सकते हैं आपको, ठीक है जी। क्लोजिंग और ओपनिंग बुज़दिलों के लिए नहीं है पास बस होना, दिलेरों के लिए होता है ये पास होना। जो समझ में आए वो कर लो, बस जो समझ में आए टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज वो करके पर्चे में आ जाओ, इंशाल्लाह पास हो गए, अगर मेहनत की हुई है तो, ठीक है। चले जी चले जी सवाल शुरू करते हैं। अब देखें, आपने गौर किया होगा, मैंने पहले दिन जुनेद जंजू वाला सवाल कराया था, तो मैंने कहा था कि 2 साल की बैलेंस शीट और 1 साल की इनकम स्टेटमेंट मौजूद हो, कैश फ्लो का सवाल हो सकता है। लेकिन हम जिस मेथड से चल रहे हैं ना, पूरे के पूरी इनकम स्टेटमेंट भी ना हो ना, सिर्फ ये प्रॉफिट की फिगर हो, तब भी हम कैश फ्लो का सवाल कर सकते हैं। 2 साल की बैलेंस शीट और 1 साल के प्रॉफिट की डिटेल, बाकी कुछ डिटेल नीचे जाकर दे देगा, ठीक है ना। ये इस मेथड के अंदर है, जो इंशाल्लाह कल तो नहीं, कल मेरा दिल है फिर ये मेथड का एक और सवाल करके हम ज़रा थोड़ा सा और रवा हो जाएं, ठीक है। लेकिन परसों जब मैं आपको डायरेक्ट मेथड से सवाल करवाऊंगा, तो उसके अंदर हमें सबसे पहला मसला ही यही आएगा कि हम जब तक डिटेल्ड इनकम स्टेटमेंट मौजूद नहीं होगी वो मेथड अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। तो बहरहाल फिलहाल तो याद रखने के लिए इतना ही कि 1 साल की इनकम स्टेटमेंट, 2 साल की बैलेंस शीट हो तो हम कैश फ्लो का सवाल कर लिया करते हैं, ठीक है। तो आज हमारी इनकम स्टेटमेंट का सिर्फ एक्सट्रैक्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का सिर्फ एक्सट्रैक्ट है, पीबीटी, टैक्स और पैट। अच्छा, मैंने बड़ी दफ़ा लेक्चर्स के अंदर ये बात की होगी, मुझे कभी उम्मीद है, क्योंकि मैं हर सवाल में जब ये बात शुरू हो जाए तो किया करता हूँ लाजमी। मुझे ये बताएं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8955 ये कहाँ जाएगा? ये है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैश फ्लो, यानी ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये, अच्छा कैपिटल अगर एक है तो कैपिटल अकाउंट में, अगर रिटेन्ड अर्निंग्स है तो वहां पर, ठीक है। तो हमारे सवाल के अंदर शेयर कैपिटल अलग है, रिटेन्ड अर्निंग्स अलग है, तो फिर प्रॉफिट ने रिटेन्ड अर्निंग्स में जाना है, ठीक है ना। ये बातें कई दफा हो चुकी होंगी,
ये बातें तो याद होंगी, और यही बातें होती हैं बेटा याद रखने वाली। हर सवाल की एक आधी एडजस्टमेंट बरकत के लिए होती है, ताकि अल्लाह को आप याद रखो कि या अल्लाह बस तू नहीं करना है, हमारे बस में तो कुछ नहीं। तो एक दो एडजस्टमेंट तो हमेशा ही होंगी, वो तो आपको नहीं आती होंगी, लेकिन ये चीज़ें हर दफ़ा ही ऐसे रहनी है, ठीक है ना। गालिबन ड्रम वाले सवाल के अंदर ये था कि आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल था, ठीक है, आपने स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना था, आपको टैक्स की फिगर निकालनी पड़ी थी, फिर पैट में ऐड बैक करके पीबीटी निकाल के आपने किया। लेक्चर लिया वही वाला है तुमने एनको वाले पीछे मत देखो, हाँ लिया था ये लेक्चर, लिया, पक्की बात है सच्ची बता दो, सच्ची बात, कसम उठाओ कसम जी। अच्छा तो ये कहाँ जाएगा जी, रिटेन अर्निंग्स में, ठीक है ना। चलो अच्छा चलो ये भी बता दो कि ये 2945 कहाँ जाएगा। हाँ जी यार, आप लोगों ने लेक्चर्स ले लिए, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों ने, जिन बच्चों ने जिन्होंने लिए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी जिन्होंने ले लिए वो आप पता नहीं कब पहुँचेंगे वहाँ तक, वो क्यों यूट्यूब पे पड़े, हाँ ले लेंगे यार यूट्यूब पे, वो यूट्यूब पे पड़े रह जाएंगे वो। ले जी, बैलेंस शीट आगे शुरू हो रही है, तो इनकम स्टेटमेंट में जो कुछ है वो तो पहुँचाएं जहाँ जहाँ पहुँचाना है, ठीक है। सवाल को एक नज़र डाल लो, वैसे एक वाहिद सवाल है ये लियाकत इंडस्ट्रीज़ वाला, देखो ज़रा, मैंने 6 क्वेश्चन इसमें डाला था बुकलेट में, 6 रेहान वाला नहीं डाला ही नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, जब मुकम्मल बुक आएगी तो मैं वो दिखा दूंगा। बहुत एक पुराना सवाल है, हाँ अच्छा, बहुत एक पुराना सवाल है जिसके अंदर वो रेक्टिफिकेशन शायद थोड़ी सी टेस्ट हुई थी, वरना असल सवाल रिसेंट यही है जो किसी काम का है, लियाकत इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा कभी करेक्शन ऑफ एरर कैश फ्लो में इस्तेमाल नहीं हुई। इसकी एडजस्टमेंट में किसी को मसला, एक दो बच्चों को मसला आ रहा है, वो डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो मकसद कहने का ये है कि सवाल को देख लेना है, हमने पढ़ लेना है, तभी शुरू करना है, दो दो पढ़ने के बाद। अगर सवाल में करेक्शन है, कोई अगर सवाल में गलती हुई पड़ी है तो उसकी करेक्शन करनी है, तो फिर प्रॉफिट अनएडजस्टेड होगा। एडजस्टमेंट करने के बाद एडजस्टेड प्रॉफिट को आपने लेकर जाना है रिटेन अर्निंग्स के लेजर में। अगर पैट है तो, या पीबीटी है तो कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट, सही है ना। ये बात कही थी आपको। लियाकत इंडस्ट्री वाले सवाल से ना पहले कभी ऐसा हुआ था ना बाद में कभी ऐसा होगा कि प्रॉफिट में कोई गलती है। जो कुछ हुआ होता है बिल्कुल सही हुआ होता है, हम उठाते हैं उसको और हम कैश फ्लो शुरू कर देते हैं। हर काम सही हुआ पड़ा था, हम सिर्फ रीडू करके अपने मतलब की चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वाहिद लियाकत इंडस्ट्री वाला सवाल था जिसके अंदर गलती थी, जो गलती थी उसको सही करने पर प्रॉफिट हिट हो रहा था, तो हमने कहा था फिर वो प्रॉफिट जो आपने जो भेजा हुआ है भाई साहब वो फिर गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो फिर उसको सही किया, तो जहां जहां उसको इंपैक्ट जाता था वो भी देना पड़ा। तो इस एक नजर सवाल पे डाल के हम सवाल करते हैं, दो दो पढ़ने के बाद शुरू करते हैं। तो अगर इस सवाल की एडजस्टमेंट्स को देखें तो इसमें कहता है जी शेयर्स इश्यूड हुए ड्यूरिंग द ईयर, कुछ बोनस है कुछ राइट है। अच्छा जी, ये कोई गलती तो नहीं है, शेयर्स इशू है। फिर ड्यूरिंग द ईयर अब पौधा कॉस्टिंग इतने वॉज सोल्ड, अच्छा ये भी कोई गलती नहीं है भाई, एसिड बेचा है, ठीक है, कोई गलती तो नहीं है ना। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, क्या गलती है, कोई डेप्रिसिएशन बता रहा है, नहीं कोई गलती नहीं। फाइनेंशियल चार्जेस हैं जी, इतने इस साल के एंड पे हैं, पिछले साल के एंड पे थे पेएबल, ठीक है, तो क्या है, गलती है, कोई गलती नहीं है। फिर प्रोविजन है, जिस मेथड के अंदर हम चल रहे हैं इसमें तो हम प्रोविजन को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। और बैलेंस शीट के फेस के ऊपर जो डेटर्स हैं वो उन्हें लिख दिया नेट आ रहे हैं, ना भी लिखता तो बैलेंस शीट के फेस से प्रोविजन ना लगाने का मतलब यही होता है कि वो नेट हो चुकी हुई है। ये सारी बातें आगे डायरेक्ट मेथड में काम आएंगी। डायरेक्ट मेथड में प्रोविजन हमें काम दिया करेगी। डायरेक्ट मेथड में हम प्रोविजन का अकाउंट अलग बनाएंगे, डेटर अलग बनाएंगे। वजह क्या है इंशाल्लाह वहीं जाके देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस टॉपिक इस मेथड के अंदर तो जिंदगी सुकून में है। बैड डेट रिटर्न ऑफ आ जाए इग्नोर करते हैं, प्रोविजन आ जाए तो डेटर्स ग्रॉस में से नेट करके नेट डेटर्स को ही ले लेते हैं। इंशाल्लाह प्रूव करूंगा विद एग्जांपल के दोनों तरीके से एक जैसा आंसर ही आता है। और बैड डेट एक्सपेंस इग्नोर करके भी कैश की फिगर पे हम पहुंच जाते हैं, पर वो वक्त मेरे ख्याल में अभी नहीं आया, डिस्कस नहीं हुआ ना किसी क्लास के अंदर, वो करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। चले जी, तो इसका मतलब कोई गलती नहीं है, ये फिगर्स बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पीबीटी कहां ले जाएंगे, 8 9 ये क्या है, मिलियंस में फिगर, अच्छा जी, तो रुपीज इन थाउजेंड्स। यार आप लोग कैसे हो वैसे, ठीक हो आप लोग, सब वक्त अच्छा सबका गुजरा, ईद अच्छी गुजर गई है, अच्छा जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहाँ जाए चला गया जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का स्टार्टिंग, कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6010, ये कहाँ जाएगा जी। अच्छा अब लेजर्स तो सारे तरतीब से बनते हैं,
मैंने माना, ठीक है, लेकिन चलो अब ये फिगर जहां पहुंचानी है मैं कहता हूं इसको वापस इधर ना आए। तो ये दो चीजें पड़ी है ना, एक टैक्स है और दूसरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो ये टैक्स की फिगर टैक्स के लेजर में मैंने कहा था टैक्स और इंटरेस्ट का लेजर लाजमी बनाना है, ठीक है, और टैक्स भी आ रहा है और खैर से प्रोविजन फॉर टैक्स भी आ ही रहा होगा, ना आ रहा हो तो जीरो कर देंगे। टैक्स पेएबल भी हो सकता है, टैक्स रिसीवेबल भी हो सकता है, एडवांस में भी तो टैक्स दे देते हैं गवर्नमेंट को। तो अगर टैक्स की फिगर आ जाए ना सवाल में तो लेजर ओपन करके उसको लिख दिया करो। बैलेंस शीट बनाते हुए अगर टैक्स लाइबिलिटी में पड़ा होगा तो ओपनिंग लाइबिलिटीज लिख लोगे, क्लोजिंग लाइबिलिटी। अगर एसेट पड़ा होगा तो ओपनिंग में एसेट, क्लोजिंग में एसेट लिख लोगे। टैक्स गवर्नमेंट को एडवांस में भी दे दिया जाता है, एसेट भी हो सकता है और लाइबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब तरतीब से चलना चाहिए था, पहले शेयर कैपिटल का लेजर बनाता फिर, लेकिन दिल कर रहा था ऐसे ही कि ये जो तीन फिगर्स है ना जिन्होंने जहां जहां जाना है वहां वहां पहुंचा दूं, तो मैं दो लेजर्स और बना रहा हूं, एक टैक्सेशन का और दूसरा ये नया है जज़ाकल्लाह, तो टैक्स एक्सपेंस और दूसरा रिटेन अर्निंग्स। ठीक है बच्चों, चलो अब बताओ भाई, एक्सपेंस का लेजर है तो उसमें एक्सपेंस की फिगर जो प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ी होती है वो किस तरफ नजर आएगी? ये तो मैं भूल गया हूँ, 10 दिन मैंने पढ़ाई को नहीं भूल गया मैं, ठीक है। अब मुझे नहीं, शायद बीच में छुट्टियां भी थी ना, हाँ तो जाहिर नहीं ना पढ़ाया 12 दिन, ठीक है। अच्छा, अब मुझे तो भूल गया कि भाई एक्सपेंस किस तरफ आता था प्रॉफिट एंड लॉस वाला, लेकिन ये मुझे याद है बेसिक वाली बात कि एक्सपेंस के लेजर में कैश किस तरफ आता है, क्योंकि मुझे ये एंट्री याद है। एक्सपेंस का लेजर होता है डेबिट, कैश होता है क्रेडिट, तो इधर आएगा कैश, हाँ जी हाँ जी इधर ही आएगा। तो फिर एक्सपेंस की फिगर थोड़ा सा ऊपर लिख लें, जगह जरा तंग है, तो फिर यहां पर प्रॉफिट एंड एक्सपेंस लिख लें जी। टैक्स एक्सपेंस इधर आएगा, टैक्स एक्सपेंस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर है। अब सवाल में कोई एक चीज दे देगा, दूसरी हम बैलेंसिंग निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद रिटेन अर्निंग्स का लेजर है, तो रिटेन अर्निंग के लेजर के अंदर नॉर्मल चीजें कौन सी होती थी जी? ओपनिंग आता था, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता था, फिर डिविडेंड आता था और क्लोजिंग। कोई अब नॉर्मेलिटी भी आ सकती है, वो भी हमने देखा था सवाल में, अगर रीवैल्यूएशन हो तो देखा था ना सवाल में, देखा था अमीन इंडस्ट्रीज वाला सवाल किया था ना, उसमें वो रीवैल्यूएशन एक दो सवालों में और भी आई है, एक आधे में और भी आ जाएगी अभी, और दूसरे मेथड भी आ रहे हैं उसके अंदर सवाल करेंगे, रीवैल्यूएशन विल कम, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अगर हो तो रीवैल्यूएशन तो रिटेन अर्निंग में नहीं आती, सरप्लस अगर हो तो, लॉस भी हो तो नहीं आता, वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर या ओसीआई का आइटम है। लेकिन जो ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स होता है वो एंट्री तो नजर आती है ना यहाँ पे, ठीक है। तो वो अगर होगी तो वो भी नजर आएगी, लेकिन नॉर्मल चार चीजें यही है। अब नॉर्मेलिटी जो होगी सवाल खुद बताएगा, ओके सही है। अच्छा, अब पैट मैं कह रहा था हमने लिखना है कहां पे, जाग जा मेरे दोस्त जाग जा, पैट पैट 6010 ये रिटेन अर्निंग्स में आ जाएगा, ठीक है जी। आखिरकार मार्कर आ गया गुजारेगा जी। नेक्स्ट, एक मिनट, पीबीटी कहां है? पीबीटी कहां चला गया? टैक्स, टैक्स के लेजर में, और पैट रिटेन अर्निंग, ठीक है जी। इधर ले, हाँ भी जल्दी से बोले। मतलब को गलती हो जाती, रिपेयर एक्सपेंस रॉन्गली कैपिटलाइज इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में हुआ था, तो जब रिपेयर एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट हिल जाएगा, तो वो हिल जाएगा तो वो हिला हुआ प्रॉफिट ही इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, ठीक है जी। पहले सही करेंगे। तुमने लेक्चर इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री वाला सवाल किए? कितने बच्चों ने अभी तक एक लेक्चर की पेंडिंग है? कितने बच्चों का एक लेक्चर पेंडिंग है? ईद से पहले पहले आप लोगों ने फरमाइश की थी कि कर दें, कि काफी दिन होंगे, फिर भी कुछ लोगों के पेंडिंग है। किन के दो पेंडिंग है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा है, और आप हज करके आप कौन सा मारेंगे अपने जी? शैतान को उधर मार आया हूं, यहाँ कोई शैतान नहीं, ठीक है जी। सुने, सब अच्छे बच्चे हैं, चले शुरू करें सवाल, आ जाए आगे। बैलेंस शीट है,
बैलेंस शीट के अंदर जो जो चीजें हैं उनको देख लेते हैं किसने कहाँ जाना है, ठीक है। जरा एडजस्टमेंट्स, अच्छा सुने प्लीज, एडजस्टमेंट्स को एक नजर पढ़ लेते हैं। शेयर इशू होना, फिर एसिड के बिकना, लेकिन कुछ स्टिल आउटस्टैंडिंग वाला चक्कर है, तो मैं 1 मिनट के लिए इसको मैं एडजस्टमेंट नंबर 2 के साथ टच करा रहा हूँ। फिर डेप्रिसिएशन है, फाइनेंशियल चार्जेस अगर होते तो वो भी पड़े होने चाहिए थे, अलग से नज़र नहीं आ रहे तो वो भी यहीं पे छुपे पड़े हैं नंबर, यानी कि एक फिगर है जिसको खप खपाना है, बाद में देखेंगे एंड पे, एक्रूअल एंड अदर पेएबल्स को, ठीक है ना। प्रोविजन को कुछ करने की जरूरत नहीं, से तो इग्नोर करना है हमने, क्योंकि डेटर्स ऑलरेडी क्या हुए पड़े हैं, नेट। चलो मैंने एक नज़र एडजस्टमेंट्स को डाल ली। मेरे ख्याल में सिर्फ एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स वाली एडजस्टमेंट है जिसको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें रेडीली अवेलेबल हैं, जहाँ जहाँ जाना है इन्होंने जा सकती हैं, ठीक है ना। ये एक एडजस्टमेंट है, 2 एडजस्टमेंट्स हैं जो इस फिगर को हिट कर रही हैं, ओके। हो सकता है कोई एक ट्रेड पेबल पड़ी हो, बहरहाल इन दोनों को देख लेंगे एंड पे जाके। फिलहाल शुरू करते हैं सवाल को। सबसे पहले शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल का लेजर, कोई बात नहीं भाई, नंबर 1 नंबर 2 आपकी वर्किंग शेयर कैपिटल बनी होगी, कोई मसला नहीं है। कौन सा को तरतीब स्टैंडर्ड ने कहा है पहले वर्किंग नंबर 1 ये होनी चाहिए, वर्किंग 2, वो तो हमने एक पक्की आदत बना ली। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैंने कहा था आपको, क्लास में ज़रूर कहा होगा ये कि ये फॉर्मेट का पार्ट ही है, समझो ये मेन फॉर्मेट का पार्ट ही है, साथ ही बना दिया करो, ठीक है। उसके बाद फिर आगे वर्किंग्स जो हैं वो सवाल के हिसाब से जी। तो शेयर कैपिटल, ओपनिंग बताएं जी, 10,000, क्लोजिंग 12,400, उसके बाद जी शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम ओपनिंग कितना है, नहीं है, क्लोजिंग है। अच्छा, इसका मतलब कि नए शेयर्स इशू हुए हैं और हुए भी प्रीमियम पे, यही नजर आ रहा है ना। ये पॉइंट नंबर 1 को भी सेकंड कर रहा है जिसने कहा था कि राइट शेयर्स इशू हुए हैं। बोनस शेयर्स नहीं, बोनस शेयर्स नहीं, बोनस शेयर्स में कोई प्रीमियम नहीं होता, बोनस शेयर्स में तो कैश भी नहीं आता। बोनस शेयर्स की तो एंट्री होती है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। हाँ, ये राइट इशू का मसला है यहाँ पे। शेयर कैपिटल भी बड़ा होगा फेस वैल्यू से, शेयर प्रीमियम भी बड़ा होगा प्रीमियम की अमाउंट से, ठीक है ना। ये इंक्रीज है, कुछ भी नहीं था और प्रीमियम आ गया, मतलब इस साल के अंदर शेयर्स इशू हुए हैं और इशू भी प्रीमियम पे हुए हैं। समझ आ रही है बात, ठीक है ना। हाँ, पता लग गया, वैसे जरूरत नहीं थी ये पता लगाने की, वैसे ही बैलेंसिंग फिगर निकल आनी थी, बहरहाल पता तो जी। नेक्स्ट नंबर क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं लिखना, रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग 12,400, लेजर तो बना नहीं हुआ, 12,440, क्लोजिंग 450, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, सरप्लस ऑन, ले जी रीवैल्यूएशन सरप्लस भी आ गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस जी। ओपनिंग कितना है, ओह लगता है इस दफा रीवैल्यूएशन भी हुई है। इसका मतलब दौरान इस साल एक एंट्री हुई होगी एसेट डेबिट रीवैल्यू सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, और वहां से होकर ये सरप्लस के अंदर ये अमाउंट आई होगी। तो इसका मतलब एसेट डेबिट भी होना है, वो कैश से नहीं होना, वो फिगर पहले लिखनी है। ये एंट्री पहले लिखोगे तो बाद में कैश बैलेंसिंग निकालना है, ये नहीं लिखोगे ना, देखते हैं एंट्री तो आने दो, ठीक है। बहरहाल फिलहाल ये पता लग रहा है कि रीवैल्यूएशन भी हुई है, कुछ सिफर से आ गया, कितना बैलेंस सिफर से 4,000 के ऊपर पहुंच गया, तो जाहिर है रीवैल्यूएशन हुई है, तो ये 4,000 का देखो ना, ये एंट्री हुई होगी। एसेट अभी बनेगा एसेट का अकाउंट, एसेट डेबिट रियल सरप्लस क्रेडिट, एंट्री होनी है ना, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, चलो इधर बना लेते हैं फिर। लॉन्ग टर्म लोन नंबर 7, लॉन्ग टर्म लोन्स। तो आसान सवाल इसलिए कि इसमें आसान मार्क्स भी मौजूद होते हैं मुश्किल एडजस्टमेंट्स के साथ साथ, और आसान मार्क्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि आपको सुकून से 70% मार्क्स ही सवाल दे ही जाता है अगर आपने इतनी की प्रैक्टिस ही की हो जितनी अभी तक कर चुके हुए हैं आप। दूसरा मेथड भी बहुत कम आता है, लेकिन अब आई कैप ने 2 दफ़ा दे लिया हुआ वो। ब्रॉड डाउन बताएं जी, 5,000, कैरी डाउन लग रहा है, क्या लग रहा है आपको कि रीपेमेंट हुई है लोन की,
तभी तो लाइबिलिटी कम हो गई है, ठीक है। थोड़ा सा इधर जरा और जगह बना लेते हैं, 4100 क्लोजिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट नजर आ रहा है एंड वालों, ये 4100 था, मुझे शक पड़ रहा है नहीं नजर आ रहा होगा, इसलिए दोबारा लिख लेता हूँ। चलें आगे, नेक्स्ट। अच्छा वो देखो हाइब्रिड वाला रूम मैंने फिलहाल बंद कर दिया, वो ऐसे लग रहा है जैसे वो बदरू अभी यहाँ से निकलेगी कोई, देखो जरा हॉन्टेड रूम लग रहा है। अच्छा जी सुने, अब उन्हें ना कहना साड़ी कांड डर रही है ओके जी, आगे जी। ट्रेड पेबल्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, वर्किंग कैपिटल आइटम में आएंगे। सिर्फ लिख देता हूँ अभी, बाकी इसको अभी फिगर को लिखता नहीं हूँ। ट्रेड पेबल्स में हो सकता है नीचे कोई एडजस्टमेंट आई पड़ी हो, मैंने वो तफसील से पढ़ा नहीं है ना दोनों एडजस्टमेंट्स, हो सकता है कोई उनमें से एक ट्रेड पेबल्स को हिट कर जाए, कोई एक अदर, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। इसलिए फिलहाल फिगर नहीं लिख रहा यहाँ, इसलिए लिख दिया ताकि ज़रा कंप्लीट हो जाए हमारी जो है वो पूरी बैलेंस शीट पहुँच गई है जी, कहाँ कहाँ जाना है। बाकी इसको मैंने फिलहाल इश्तार लगा लिया। ट्रेड और पेबल्स में नहीं है एडजस्टमेंट वैसे, ये तो रिसीवेबल है और नीचे वाला पेबल है वो अदर में होगा, ठीक है। तो ट्रेड और पेबल्स ही है बस, सही है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बोल दें। सिर्फ ये दो चीज़ें मैं ना फिलहाल, ये दो स्टार्स जो हैं इनकी फिगर्स नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट नंबर, और ठहर जा पढ़ लेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 3 और इधर एडजस्टमेंट नंबर 2, ठीक है ना। बस ये दो ये एडजस्टमेंट्स हैं जिन्होंने ऐड करना है इन दो फिगर्स को, तो सिर्फ ये दो फिगर्स को इंतजार कराएंगे, बाकी किसी चीज़ को भी इंतजार। अच्छा 4 है, 2 ही है, अच्छा यार टेबल के साथ है, ये लो यार। 4 में क्या, 3 में क्या, अच्छा 3 में डेप्रिसिएशन है, अच्छा नंबर 4, चलें जी, इट्स ओके, बड़ी मेहरबानी आपने जो कोई बात नहीं कहा है ना, ओए लेवल कर दिया आपने चले जी। तो ट्रेड एंड पेबल्स में बस देख लो जी, 1400 से 1900 पर आ गए। लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या हो गई, कम हुई है, बढ़ गई है। 1400 से 1900 पे लायबिलिटी ने आना है, लायबिलिटी ने बढ़ना है, लायबिलिटी का बढ़ना होता है क्रेडिट। अब यहाँ पे CR भी नहीं लिखेंगे, आज बड़े हो चुके हैं ना इतने, आप इतने हो गए बड़े ना, नहीं लिखेंगे ना अब, क्या ख्याल है, ठीक है। आपने तो 3 लेक्चर अभी तक नहीं लिया, आप कहाँ बड़े हैं इतने जी। तो ट्रेड एंड लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, लायबिलिटीज का बढ़ना क्रेडिट, तो दूसरा इंपैक्ट कैश हो जाएगा डेबिट, कितने से 500 पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट एक्रूअल एंड अदर पेएबल्स, इनके साथ एडजस्टमेंट 4 ने हिट करना है इसको आके, इसलिए फिलहाल इनको लिख लो, एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स, ठीक है जी। और इसको एक वर्किंग चलो फिर ये वर्किंग एड बना दो, वर्किंग एड में यहां पर ले आओ ताकि फिगर वहां से उठा लें, क्या ख्याल है। वर्किंग एड में क्या है जी, एक्रूअल्स एंड अदर, ऐसे ही करते थे ना हर सवाल में। तो देखो हर सवाल में तरतीब एक ही रखने का फायदा ये होता है कि पर्चे में भी वैसी एडजस्टमेंट्स ही आती हैं, कोई नई चीज़ नहीं लगती है आपको, तो इसलिए तो 60-70% मार्क्स से क्योर करना आसान है। हर सवाल नए तरीके से करें तो पर्चे में बैठे भी सोच रहे होंगे अब इसको कैसे करें। जब हर सवाल ही एक तरीके से किया होगा तो पर्चे में आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार के पर्चे वाला सवाल को नई चीज़ है। अब वो वही सवाल कर रहे थे, वो अच्छा ये तो एडजस्टमेंट ही नहीं समझ आ रही, चलो खैर है, चुका लगा देते हैं, लग गई तो रोज़ी, ना लगी तो रोज़ा, है जी, वो टेंशन को नहीं लेते फिर आप लोग। तो क्लोजिंग और ओपनिंग बताएं जी एज पर क्वेश्चन। 660 ओपनिंग और 680 क्लोजिंग, ये नजर आ रहा है एंड वाले भाई, सबसे एंड वाले भाई ये नजर आ रहे हैं, सबसे एंड वाले भाई नहीं नजर आ रहा ना तो फिर थोड़ा कोशिश करो आंखें सही कराओ अपनी जी, बोलो 660, अब इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, 680 तो लिखते हुए देख लो, गुजारा कर लो, माजरत, ठीक है जी। उसके बाद जी आगे चलें तो टैक्स लाइबिलिटी है 500 ओपनिंग, 600 लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी 500 और 650 क्लोजिंग, ये पहले से लेजर बना हुआ था। तो ये सारी साइड में एडजस्टमेंट वाला भी पहुंचा दिया है हमने डाटा, अब एडजस्टमेंट देख लेंगे, ठीक है, सही है ना। तो यही सिखाया था आपको कि अगर इधर से कोई चीज़ हिट कर जाए एडजस्टमेंट इधर वाली फिगर को, तो उसको फिर सही करके ले जाएंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल आइटम है लेकिन इसको अगर एडजस्टमेंट
4 ने हिट किया है तो एडजस्टमेंट 4 क्लियर करके ही इस फिगर को फिर लेके जाएंगे वर्किंग कैपिटल के अंदर, ठीक है। लेकिन वैसे हमने यहाँ पर लिख जरूर लिया था ताकि ये कंट्रोल हमारा रहे, ये स्किप ना कर जाए हम फिगर कहीं पे, ठीक है ना, सही है। आ जाए ऐसे साइड पे क्या है जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नेट। नेट ही होता है, बैलेंस शीट में बुक वैल्यू पर ही एसेट पड़ा होता है, ठीक है। तो PPE बहुत आसान हो गया ये तो काम क्या आपने। अच्छा एक काम और करते हैं, एक और एडजस्टमेंट भी आ रही है ना आगे, चलो जब आएगी तब देखेंगे जी। नंबर 9 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओपनिंग बताइए जी। 3,158,8 ही लिखा हुआ है देखो, 158,800। क्लोजिंग डेप्रिसिएशन है, डिस्पोजल भी है, बस यही है और क्या है। 21,400 जी। पी बुक वैल्यू पे लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। जब एकोमोडेशन नहीं है तो बुक वैल्यू पे वर्किंग है ना हमारी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड वर्किंग कैपिटल आइटम है और कोई एडजस्टमेंट इसको हिट नहीं कर रही है तो ये मुफ्त के नंबर ले लो भाई। स्टॉक इन ट्रेड एसिड है, एसिड और 57 से 56 पे आ गया। एसिड क्या हो गया, कम हो गया। एसिड का कम होना क्रेडिट, तो दूसरा इंपैक्ट 150। देखो सवाल कर रहे हैं अभी लेकिन नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले दिन सिखाया था जुनेद जंजुआ में, वहां पे सबसे ज्यादा आइटम्स थे ये, इसीलिए वो सवाल पहले रखा था ये। अब ठीक है एडजस्टमेंट्स भी आ जाती हैं, ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट के होने के बावजूद भी, अच्छा एडजस्टमेंट आ जाए और वो गलत हो जाए फिर भी उसके आगे नंबर तो मिल जाएंगे, क्योंकि वो फिगर जो आपने सवाल से उठाकर उसका ओपनिंग क्लोजिंग लेना वो तो सही किया होगा ना। तो ये तरीका मुफ्त के नंबर देता है सवाल पढ़ते पढ़ते ही, ठीक है। नेक्स्ट अदर रिसीवेबल्स, इनको एडजस्टमेंट नंबर 2 ने हिट किया हुआ है, लिख। अच्छा ट्रेड रिसीवेबल्स है, अच्छा चलो पहले ट्रेड रिसीवेबल्स लिख लो। डेटर्स नेट ऑफ प्रोविजन है, क्या है ये, नेट ऑफ प्रोविजन है। तो नेट ऑफ प्रोविजन है तो क्या करें, शुक्र करें। क्या करें, शुक्र करें। हाँ सबको जगा दें, क्या करें, शुक्र करें। सफर करके आए हो तुम भी, मेरे तरह थके हुए तुम भी हैं, ठीक है जी। बोले 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 शुक्र क्यों करेंगे हम इस मेथड के अंदर। अच्छा वैसे आईकैप जो है ना, मैं मजे की बात बताऊं, आईकैप इस मेथड में भी ग्रॉस डेटर देता है और प्रोविजन लेता है अलग अलग। मैं वो करके जरूर दिखाऊंगा आपको, लेकिन जब दोनों में आंसर सेम आता है तो वो एक तरीका जो पर्चे में करना है वो हमने पक्का कर लिया, प्रूव जरूर करूंगा दोनों मेथड्स को, ठीक है ना, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा मेरे साथ ही हो ना। अच्छा तो डेटर्स अगर नेट हुए पड़े तो क्या करेंगे, नहीं नहीं शुक्र करेंगे बच्चों, शुक्र करेंगे, अल्लाह नेमत बढ़ाएंगे, ठीक है। तो शुक्र करेंगे, नेट ही पड़े हैं, प्रोविजन वाले पॉइंट को हमने क्या करना है, इग्नोर कर देना। तो उठाओ डेटर्स कितने हैं, ओपनिंग से क्लोजिंग तक ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते हुए डेटर्स क्या हो गए हैं, बढ़ रहे हैं। डेटर्स क्या हैं, एसिड, एसिड का बढ़ना, डेबिट तो कैश कितने से 2394। अब अपने जुगाड़ हम यहाँ पे लिख के बताते भी नहीं है उसको कि हमने क्या जुगाड़ लगाया हुआ है ना, बताते भी नहीं, बताना भी छोड़ दिया हमने जी। और क्या है जी, अदर रिसीवेबल्स, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, इनको वर्किंग में ले जाते हैं क्योंकि इसको एडजस्टमेंट ने हिट किया हुआ, ठीक है। तो नंबर 10 वर्किंग है, अदर रिसीवेबल्स क्लोजिंग ओपनिंग एज पर क्वेश्चन बताएं जी, 800 और 2385। उसके बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह कैश एंड बैंक एक ही है, देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक ही फिगर आई हमारी, वर्किंग 1 में जाएगा, ठीक है। 2304 और 3204 और 2355। वैसे तो सवाल सारा पढ़ लिया है, इसी के नीचे डबल अंडरलाइन कर दें, बस यही है हमारा, और कुछ है ही नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लेकिन चलो एंड पे कर लेंगे, कैश एंड बैंक लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम भी लिख लेते हैं कैश एंड बैंक। डन जी, लो सवाल तो हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 1, यहां तक कोई मसला तो नहीं है। कैश लो मुश्किल आसान है, कोई मुश्किल कहने वाला क्लास से निकल जाए उसको हक ही नहीं है इस क्लास में। हाँ पकड़ा गया ना, हाँ इसलिए बोला है ना,
बोला ना इसने। तुमसे सवाल नहीं होता 60-70%, तो तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इसको मुश्किल कह रहे हो। एक टॉपिक का सवाल 60-70% तुमसे सही हो जाए और तुम उस टॉपिक को मुश्किल कहो। अच्छा यार, अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो। शेयर्स इश्यूड ड्यूरिंग द ईयर 10% बोनस शेयर्स इन मार्च, राइट शेयर्स इन जुलाई। बोनस शेयर्स का बता दिया कितने हैं और राइट शेयर्स का नहीं बताया, शुक्र है एक बता दिया उन्हें, ठीक है। क्योंकि अगर राइट शेयर इशू किए हैं तो बेटा बोनस शेयर्स की एंट्री होती है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, और राइट इशू का जब बैलेंसिंग फिगर निकालनी है तो उसने भी शेयर कैपिटल की लेजर में से एक बैलेंसिंग निकलना होता है। तो अगर खुदा ना खास्ता आप 10% बोनस नहीं करेंगे पहले, तो फिर ये भी कैश के अंदर शामिल हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर के तौर पर और गलत आ जाएगा आंसर। इसलिए फिलहाल तो सबसे पहले बोनस शेयर्स की एंट्री जरा मुझे बता दो, होती क्या थी, कुछ याद है? जी बोलें जी। डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, और डिविडेंड डेबिट कहाँ होता था जी? जाकर रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या बताया था जी कि ये डिविडेंड की अमाउंट निकला करती है हमेशा शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पर अप्लाई होकर। अब देखो हम असल में ना हम बड़ा कुछ कर रहा है स्टेटमेंट इक्विटी और स्टेटमेंट इसमें IS8 के अंदर ना इसके ऊपर बड़ी बहस कर रहा है। डिविडेंड हर सवाल में आया होता था, इतनी प्रैक्टिस की है कि अब हमें ये मसला लगता नहीं है डिविडेंड्स का, बोनस वाले डिविडेंड आ जाएं, राइट इशू आ जाए, ठीक है ना। बड़े सुकून से हम देख कर ये बता देते हैं अब कि जी पहले राइट इशू नहीं हुआ, पहले बोनस है। अगर बोनस पहले है तो फिर शेयर कैपिटल का बैलेंस तो जो है वो 10,000 था लेटेस्ट शेयर कैपिटल 2016 31 का ये, फिर मार्च 17 में ये शेयर बढ़े हैं, तो फिर क्लोजिंग तक आते आते ये हो गए। लेकिन वो बढ़ना बोनस शेयर्स की वजह से भी है और बढ़ना राइट शेयर्स की वजह से भी है, तो इसलिए फिलहाल क्लोजिंग में नहीं देख रहा कि किस किस चीज से बढ़कर निकला है। फिलहाल मैं ओपनिंग की बेस पर ये बोनस शेयर इशू कर रहा हूं, ओपनिंग की बेस भी करूंगा ना। और ओपनिंग शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना नजर आ रहा है? 10,000, सवाल में नजर आ रहा था, ठीक है ना। तो 10,000 का 10%, 10,000 का इंटू 10%, 1,000 आ गया। इस 1,000 की एंट्री करेंगे हम रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है जी। अच्छा, क्यों बातें कर रहे हो मेरे दोस्त, क्यों बातें कर रहे हो तुम? क्या मसला है तुम्हें हैं? अच्छा जी, अब ये एंट्री पहले कराते हैं, बाकी बातें बाद में देखेंगे, ठीक है। ये एंट्री क्या है जी? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कितने से? अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग्स में ये डिविडेंड ही है, ये डिविडेंड ही है, लेकिन ये डिविडेंड कौन सा वाला है? बोनस वाला, ठीक है ना। तो फिर इसकी एंट्री बनी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट। आप यहाँ पे शेयर कैपिटल भी लिख सकते हो, डिविडेंड ना लिखो, शेयर कैपिटल लिखना, शेयर कैपिटल लिख लो। ये लो, आपकी हर ख्वाहिश आज पूरी करूंगा मैं, ये लो, सिवाय खजूरों वाली के जी। रिटेन्ड वो कुछ दिन तक जी। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। अच्छा बेटा, अगर आप ये ना लिखते, मिसाल के तौर पे ये ना लिखते आप यहाँ, और आप एंड पे बैलेंसिंग करते, तो यहाँ पर 2,400 रुपया शेयर कैपिटल इशू करके कैश इनफ्लो, जबकि ये शेयर कैपिटल सारा 2,400 कैश इनफ्लो नहीं हुआ, बल्कि 1,000 रुपया तो आपने मुफ्त में शेयर्स बांट के शेयर कैपिटल बढ़ाया, इसके अगेंस्ट तो कैश आया ही नहीं है। अब जब आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे ना तो 1,400 रुपया आएगा। ये 1,400 रुपये है कैश इनफ्लो फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल। ये बात समझ आई है? इसलिए वो एंट्री पहले करना जरूरी थी। ये बात किस किस को समझ नहीं आई? निकल जाए क्लास से, बता दो। अच्छा बोलो, आसान बात थी, ठीक है। पहले ये एंट्री ना करते तो फिर कैश इनफ्लो की फिगर गलत निकलाती, एंड पे बैलेंसिंग निकालते। जैसे 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 रीवैल्यूएशन हो जाए सवाल में और आप उसकी एंट्री एसेट के अकाउंट में ना करें और बैलेंस फिगर इस तरफ निकाल लें, तो वो फिगर भी कैश में शामिल हो जाएगी, जबकि कैश आउटफ्लो होता ही नहीं है। रीवैल्यूएशन के ऊपर कोई एसेट खरीदा नहीं हमने कि कैश आउटफ्लो हुआ, बल्कि पड़े पड़े महंगा हो गया, ठीक है ना। तो ये एंट्रीज जो होती हैं एबनॉर्मैलिटीज होती हैं। ये सवाल बताए तो एंट्री कर लेनी चाहिए बैलेंसिंग फिगर निकालने से पहले। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहा है जी, क्या फरमा रहे हैं जी उसके बाद भाई साहब? वो कह रहे हैं कि राइट शेयर इशू है। राइट शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट
शेयर प्रीमियम क्रेडिट, लेकिन अब मुझे उसने नहीं बताया कि कितने शेयर्स इशू किए हैं, क्या उनकी प्राइस थी। चलो फेस वैल्यू तो मुझे, अच्छा फेस वैल्यू भी नहीं पता, सवाल के अंदर कहीं पे लिखी ही नहीं हुई कि फेस वैल्यू नहीं लिखी हुई, शेयर कैपिटल के सामने नहीं लिखा हुआ खैर से, तो फिगर कोई नहीं, एक लफ्ज नहीं पता कितने शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इशू हैं, कितने पर इशू हुए हैं, लेकिन ये पता लग गया कि शेयर्स इशू हुए हैं। अब जब हम बैलेंसिंग करेंगे ना लेजर की जाकर, इधर देखो, तो ये 1400 यहां पर और ये 1400 यहां पर, यानी कि यूं समझ लो 10 वाला शेयर 20 में बेचा था, राइट इशू किया तो 100 का था तो 200 का बेचा है। मैं निकालने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं शेयर्स कितने थे, मुझे क्या जरूरत है, ठीक है ना, मैं तो फिगर कैश की चाहिए थी। तो 1400 इधर से 1400 इधर से, टोटल 2800 रुपए कैश इनफ्लो होना है, ठीक है। बस सिर्फ इतना पता, इस लाइन का मतलब सिर्फ ये था। ये लाइन इधर लेके, ये लाइन ना भी लिखी होती, ये लाइन ना भी लिखी होती तो एंड पे जब हमने बैलेंसिंग करनी थी, इधर आओ अमर भाई, एंड पे जब बैलेंसिंग करनी थी तो यहां से 1400 निकलना था, चेक करो 1400 आ रहा है और इधर भी 1400 आ रहा है, तो इसका मतलब यही होना था कि ये नए शेयर्स इशू हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर जिससे कैश इनफ्लो हुआ है। ये लाइन राइट इशू वाली लिख दी उसने, मेहरबानी उसकी भाई, ना भी लिखता तो एंड पे हम बैलेंसिंग करते तो यही फिगर निकलनी थी 1400 और 1400, और ठीक है, सही है ना। चलो जी, इसको बैलेंस करोगे तो नीचे देख रहे होते हो ना तुम, बाद में तुम्हें होश आता है, तुम कहते हो क्या क्या गल की होगी, तो देखना सही बात कर रहा हूं मैं, देख इधर, इधर से क्या बैलेंसिंग आता है 1400, क्या मतलब है इसका, नहीं क्या मतलब है इसका, शेयर प्लीज शेयर कैपिटल के अकाउंट में 1400 आने का मतलब क्या है, ठहर जाओ यार, कैश आया शेयर इशू करके, ठीक है। यहां 1400 आने का मतलब क्या है, ये भी कैश आया शेयर इशू करके, लेकिन वो फेस वैल्यू से ऊपर वाले पैसे थे, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूं 1400 और 1400, टोटल 2800 कैश आया शेयर इशू करके, यानी इसका मतलब ये होगा कि हमने 10 रुपए वाला शेयर 20 रुपए का बेचा है, ठीक है ना, सही है। अब ऐसे हो जाता है तो फिर ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कॉस्टिंग 9500 वॉज डिस्पोज। लो भाई, अगर डिस्पोजल हो गया ना तो डिस्पोजल का अकाउंट लाजमी बनाना, ये बात तो अब आपको अजबर होनी चाहिए। थोड़ी सी जगह है नहीं, डिस्पोजल का अकाउंट बन नहीं जाएगा इधर। नंबर 11, ठहर जा, भाई बातें मत करो प्लीज। लो भाई डिस्पोजल तो है, अब बस प्लांट क्या है, पीपी ऊपर एक ही पड़ा है, तो फिर हमें से क्या, वो जो सी भी चीज़ है। अब एडजस्टमेंट को पढ़ लेते हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कॉस्टिंग 9500 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 5200। हम एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बना रहे हैं, तो फिर 9500 को हमने क्या करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हमें बुक वैल्यू ही चाहिए थी, बुक वैल्यू उसने दे दी, तो 9500 को इग्नोर करो, बुक वैल्यू उठाओ 5200, 5200 का एसेट बिका है, बाद में देखते हैं कितने का बिका है, ठीक है ना। 9500 ये 5200 की बुक वैल्यू वाला एसेट बिका है, तो एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनना हुआ है ना, ईबी की बुक वैल्यू आ रही है, तो यहां से क्या निकाल देंगे, बुक वैल्यू 5200, यहां से निकालो डिस्पोजल में फेंक दो, ठीक है जी। कहां गया जी, ये डिस्पोज कर दिया जी हमने ये एसेट। अब जाहिर है बुक वैल्यू पे तो ये बुक वैल्यू आनी थी, ठीक है ना, और यहां पर पीपी से ये बुक वैल्यू आ गई जी, ओके। अब अगर ये इधर बीवी आई हुई है, फिर एक्यूमुलेट ऑप्शन ने नहीं आना, जरूरत नहीं है ना, ठीक है, वो बना हुआ भी नहीं है, ओके। अब अगली बात, ड्यूरिंग द ईयर, इसको तो मैंने कहा जरा साइड भी कर दो ना, 9500 को तो छोड़ो, हमने इसका क्या करना है, ठीक है। अब यूं हम पढ़ रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर अ प्लांट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ, जरूरत नहीं थी ना कॉस्ट की, हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 5200 वॉज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 4800, ठीक है। इसका मतलब ये कैश की फिगर है, ठीक है, कैश 4800। अब अगर 5200 वाली चीज 4800 की बिकी है तो 400 का क्या आ गया है, लॉस आ गया, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लॉस की फिगर बैलेंसिंग 400 रुपये आ गई, ठीक है जी, सही है। यहां तक को मसला है तो बताओ, 5200 वाली चीज 4800 की बिकी तो 400 का लॉस आ गया, इस लॉस ने कहां जाना है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम, यहां पे आप लिखोगे जाकर
लॉस, अच्छा सुनो, प्रॉफिट तक आते आते ये लॉस क्या हो चुका होगा, लेस, तो हम क्या कर देंगे है, ठीक है। तो लॉस ऑन डिस्पोजल, ये वर्किंग नंबर 11 में बैलेंसिंग निकला कितना, 400, ठीक है। अभी मैंने आगे एडजस्टमेंट ब्लैक किए इसलिए, बाकी 4800 क्या है, 4800 कैश है अगर, तो हमने क्या लिखना है यहां पर कि कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल, ये सवाल में गिवन है, ठीक है, कितना 4800, डन जी। यहां तक को मसला, बोलो। ये एडजस्टमेंट तो कई बार हम कर चुके थे इस तरह से, अब एक छोटा सा ट्विस्ट आया इस एडजस्टमेंट में। यहां तक को मसला तो नहीं है, सिंपल एडजस्टमेंट है, गेन लॉस निकाला, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम में एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम में ले गए, उसके बाद कैश फिगर उठाई, उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने इनफ्लो के तौर पे लिख लिया, यही करते थे ना, यही दो चीजें होती थी। अब एक नई चीज आई, पहली बार इस तरह की एडजस्टमेंट, इससे पहले आपने देखी थी, तो या यहां देखेंगे या मेरे ख्याल में इस तरह की टेक्सला में देखेंगे, ठीक है। बहरहाल केपीके वाले कह रहे हैं टेक्सला जाते हुए देखा था हमने, आते हुए देखा था, अच्छा अब तो मोटरवे से नहीं आते आप लोग, फिर भी टेक्सला आता है बीच में, अब तो नहीं ना आता। सुनो ये देखो, वो कह रहा है 4800 का ये प्लांट हमने बेचा था, जिसमें से 1800 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये पैसे अभी रिसीव नहीं हुए, यानी 4800 सारे का सारा कैश इनफ्लो फिलहाल नहीं हुआ, कुछ अभी इनफ्लो होना है, तो कैश फ्लो के अंदर 4800 की फिगर ले जाना सही नहीं है, ठीक है। अगर अभी तक पेबल या रिसीवेबल, बेटा पेबल नहीं रिसीवेबल, हमने प्लांट बेचा है, 4800 आना था, अभी 1800 उसमें से नहीं आया, तो फिर बाकी 3000 आ गया होगा ना, ठीक है। तो ये 3000 की वर्किंग यहां शो करनी है, तो कर दो कि 4800 में से 1800, तंग हो रही है जगह, आप लिख लो, लिखना है तो ठीक है, मैं नहीं लिख रहा, ओके। 4800 में से 1800, 4800 का प्लांट बेचा, उसमें से अभी 1800 रिसीव नहीं हुआ, तो फिर बाकी 3000 रिसीव हो गया ना, ठीक है। ये बात समझ आई है। अब पहली बार ये ऐसा काम हुआ कैश फ्लो के सवाल में, तो इस तरह से भाई हर सवाल के अंदर एक आधी एडजस्टमेंट ऐसी होगी जो नहीं होगी, ठीक है। अब पहली बात इसको सही कर लें, ये कितना है, हाँ यहां पे शो कर दो, करना है तो यहां जरा जगह ज्यादा, यहां में कर देता हूं कि जी 4800 में से हमने माइनस कर दिया 1800, तो ये 3000 ऐसे आया है, ठीक है ना। तो ये 3000 कहीं एक जगह पे आपने वर्किंग शो कर दिया कि 3000 कैसे निकला, वो हर जगह चल जाएगा फिर, ठीक है। एग्जाम में किसी एक जगह लिख के दिखा दिया आपने, ये बात समझ आई है कि कितने का एसेट था, बेचा कितने का था, 4800 का, ठीक है। भाई आप अकेले उस क्लास में क्या बैग में कुछ लेने गए हो, ओए देखो कोई चीज आ गई उस क्लास में, अच्छा ये सुने सुने सुने, हमने 4800 का एक एसेट बेचा, जिसमें से 1800 अभी रिसीव होना है, रिसीवेबल है, रिसीव नहीं हुए अभी, तो फिर कैश में कितना आएगा 3000, बाकी 1800 क्या है रिसीवेबल, तो ये 3000 यहां पर आ गया। और जो रिसीवेबल है इसके लिए मैं एक लेजर बना लेता हूं, जरूरत नहीं है पर बना लेता हूं फिर भी, इधर ही ना पास पास ही करके, अगर मैं यहां पे करूं, ठीक है जी। लेजर किसका बनेगा जी, अब आज तक जो कभी नहीं बना वो लेजर आज बन रहा है, और उस लेजर का नाम है रिसीवेबल फॉर प्लांट। जरूरत नहीं इसके बगैर काम चल सकता था, लेकिन क्योंकि बेस बनानी है कि इस तरह की हर आने वाली जिंदगी में एडजस्टमेंट हम आराम से कर लिया करें, इसलिए ज़रा तफसील से मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं आपके साथ जी। तो रिसीवेबल फॉर प्लांट, ठीक है ना, आसानी हो जाएगी इससे, वरना डायरेक्ट हो सकता था 1 मिनट का काम था। अच्छा जी, कितना ओपनिंग रिसीवेबल था जी, ओहो कितना ओपनिंग रिसीवेबल था, कोई ओपनिंग रिसीवेबल नहीं था। इस साल 1800 का रिसीवेबल बना, जो अभी तक क्या है रिसीवेबल है, और असल में इसकी एंट्री क्या हुई है, असल में तो फिर इसकी एंट्री ये हुई है ना, ये देखो देखो, कैश का लेजर डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट 3000 से, रिसीवेबल का लेजर डेबिट, इधर से आमिर भाई इधर से लगा के रखें, इधर से इधर, ये दोनों नजर आए, ठीक है जी। कैश का लेजर हम नहीं बना रहे होते ना, ठीक है, कैश का लेजर डेबिट 3000 से, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट, फिर रिसीवेबल फॉर प्लांट, रिसीव साइड दे हो जा, रिसीवेबल फॉर प्लांट, यार ये जरा जी 1800 से डेबिट
रिसीवेबल फॉर प्लांट डेबिट, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट। ठीक हो गया ना, होगी डबल एंट्री पूरी, ले लो डन। अब कैश की फिगर सही चली गई, ठीक है। ये रिसीवेबल को मैं रिसीवेबल के लेजर में ले आया, अब 1800 रिसीवेबल आया ना, तो क्लोजिंग रिसीवेबल आ रहा है 1800, ठीक है। अब ये बिल्कुल वैसी एडजस्टमेंट ही बन गई है जैसी क्वालिटी एंटरप्राइज के अंदर थी, ठीक है। क्या ओपनिंग में रिसीवेबल कोई नहीं है, क्लोजिंग में 1800 है, लेकिन ये नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी वाला रिसीवेबल नहीं है, नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी वाला रिसीवेबल नहीं है, तो इसलिए इसको अदर रिसीवेबल में पड़ा नहीं होना चाहिए। आप कहोगे कहां लिखा हुआ है कि अदर रिसीवेबल में पड़ा है? मैं ये कहूंगा आपसे कि अगर वो कह रहा है 1800 रिसीवेबल है और 1800 का रिसीवेबल है, तो यहां फेस पर नहीं नजर आ रहा, आमने सामने आपके आंखों के सामने पड़ा हो, आप कहो कहां ये पड़ा है रिसीवेबल फॉर प्लांट, कहां पड़ा है, नजर आ रहा है कहीं? वो कह रहा है 1800 रिसीवेबल है, वो कह रहा है 1800 रिसीवेबल, जागे ना सब, वो कह रहा है 1800 रिसीवेबल है, अगर है तो फिर फेस पे नजर आ रहा होता, फेस पे नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब रिसीवेबल भी है, फेस पे नजर नहीं आ रहा, तो इनमें से किसी एक आइटम में पड़ा होगा। अब सवाल खामोश है तो अज्यूम करूंगा पीपीई में पड़ा होगा, नहीं नहीं, स्टॉक इन ट्रेड में होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स में होगा, नहीं कैश एंड बैंक में होगा, फिर कहां हो सकता है? अगर रिसीवेबल है वो कह रहा है और रिसीवेबल फेस पे नजर नहीं आ रहा, तो फिर नॉर्मल असम्पशन क्या है, वो अदर रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ होगा, क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटी के रिसीवेबल्स होते हैं ना, वहां पे डेटर्स पड़े होते हैं, गुड्स बेचकर जो पैसे नहीं आए थे ये वो डेटर्स होते हैं, ठीक है ना। ये गुड्स नहीं बेची हमने, अपना फिक्स एसेट बेचा है, तो नॉर्मल असम्पशन खामोशी केस में सही वाली ही लेते हैं, ठीक है ना। कि नॉर्मली होना क्या चाहिए, अगर अदर रिसीवेबल जो ट्रेड रिसीवेबल नहीं है वो अदर रिसीवेबल, हाँ ये लिखो तो ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल इकट्ठा होता, तो फिर वो भी इसी में पड़ा होता, ठीक है ना। तो नॉर्मल है, बाकी ट्रेड डेटर्स में नहीं ले सकते ना, क्योंकि ट्रेड डेटर्स में तो यूं जाना नहीं होता, ठीक है। तो फिर इसीलिए मैंने कहा था अदर रिसीवेबल को एडजस्टमेंट हिट कर रही है। बहरहाल ये देखो, ओपनिंग रिसीवेबल क्या है जी 0 और क्लोजिंग 1800, ठीक है। ये क्या है जी, ये क्या है जी, ठहरो, लेस इसलिए कर रहे हैं बेटा कि ये रिसीवेबल हमारा ट्रेडिंग एक्टिविटी का रिसीवेबल नहीं है, तो इसको अगर यहां से माइनस नहीं करेंगे तो ये यहां पर ये अदर रिसीवेबल्स की जो फिगर आनी है, वर्किंग नंबर कौन सा बताना जरा, वर्किंग 10, अदर रिसीवेबल की फिगर में अगर इसको माइनस नहीं करेंगे तो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आ जाएगा, जबकि प्लांट बेचना हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, कभी कभार बेच देते हैं, इसका एक्सपेंस हो तो अदर एक्सपेंस में पड़ा होता है, इनकम हो तो अदर इनकम में पड़ी होती है ना, रेवेन्यू में जाती है, इसका गेन आए तो रेवेन्यू में नहीं जाता, इसका लॉस आए तो अदर इसमें एडमिन या सेलिंग में, कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं जाता। अगर एसेट बेचे, फिक्स एसेट बेचे, तो उसका गेन हो तो अदर इनकम में जाएगा और लॉस हो तो अदर एक्सपेंस में जाएगा, क्योंकि ये हमारी नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है। अब अगर आप इसको इसके अंदर पड़ा रहने देते हो ना, तो ये टोटल फिगर अगर इधर जाएगी इधर, तो ये तो ट्रेडिंग एक्टिविटी के अंदर चला जाएगा, जबकि हम कह रहे हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है, तो निकालो ट्रेडिंग एक्टिविटी में से, और ठीक है। जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेएबल था, हमने कहा था इनको ट्रेड एंड पेएबल में से निकाल दो, क्वालिटी एंटरप्राइजेस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनकम या इंटरेस्ट इनकम थी, हमने से कहा था कि इसको रिसीवेबल में से निकाल दो, ट्रेडिंग वालों में से अलग रखो, इनको अलग कर लिया हमने, ये अलग कर दिया मैंने। वो अलग बात है कि यहां से कोई कैश कुछ को नहीं निकलना। ये वर्किंग नंबर कौन सा है बताओ मुझे, ठीक है, अलग कर दिया हमने। लो भाई ये क्या है, ये लेस समझ आया, लेस ये, अच्छा ये भी रहता है भाई, जरा 5-7 मिनट मांग के आओ मेरे लिए, आमिर, आमिर को बुलाओ, आमिर ही नहीं काबू आ रहा आज जी। ये क्या है, रिसीवेबल फॉर प्लांट जी। अच्छा ये आसान काम है, मुश्किल नहीं है बस ये, लेकिन ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये 2-3 और सवालों के अंदर इसी तरह से आनी है, तो मैंने एक तरतीब बता दिया आपको कि जब भी आपको इस तरह की एडजस्टमेंट आए, इस तरह से लेजर बनाओ, 1 मिनट में सवाल हो जाएगा। रिसीव इनकम में पढ़ाओ, एक्सपेंस में पढ़ाओ, इनकम हो, एक्सपेंस हो, रिसीवेबल में पढ़ाओ, पेबल में पढ़ाओ, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह इससे, ठीक है। वो ऊपर वाला तो आसान है जी। 5 लो भाई, अब देखो पहले बढ़ता नजर आ रहा था, अब सही हो गया ना। ऑपरेशंस के अंदर एक्टिविटी क्या हो रही है, अदर रिसीवेबल्स 800 से कम होकर 585 हो गए। 800 से, ये समझ आई है, 800 से समझ आ रही तुम्हें, हाँ ये फरोजी शर्ट वाले भाई को, अच्छा जी। 800 से रिसीवेबल कम होकर 585 हो गए, तो एसेट कम हो रहा है,
तो एसेट क्रेडिट तो 215 से, ठीक है जी। अगली बात, ये जो लेजर बनाया है हमने, इसमें से कोई कैश निकल रहा है? इसमें से कैश निकला नहीं, ये मैंने बैलेंसिंग निकाला था, ये मैंने आपके लिए क्लोजिंग बैलेंसिंग निकाला था बच्चों, सही है? कहानी खत्म। ओके अच्छा चलो, उसके बाद कोई एडजस्टमेंट रह गई है? 4, सबसे आसान वाली, बस एक लेजर और बनेगा, लेजर का नाम होगा इंटरेस्ट पेएबल का लेजर। ये देखो, ऐसे ठहर जाओ, इधर नंबर 13, ये देखो जी, इधर बिल्कुल उसके सामने तरतीब जो वही है वैसी ही एडजस्टमेंट है। इधर देखो नंबर 13, लेजर का नाम ना हाँ चलो इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख लो, ये चल क्यों नहीं रहा? इंटरेस्ट एक्सपेंस, चलो अब पढ़ते हैं जी, एडजस्टमेंट जरा पढ़ें, एडजस्टमेंट जरा पढ़ें। फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1100, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। ये क्या है जी? एक्सपेंस की फिगर है। अभी एक्सपेंस की फिगर है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस के लेजर में एक्सपेंस किस तरफ आता है? मुझे ये याद है कि कैश डेबिट साइड पे आता है, तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर होती है, ठीक है? कितनी है जी? 1100, सवाल ने बता दिया। ये जो ऊपर हम ऐड बैक करते होते हैं। अच्छा आगे कहते हैं, ये आसान थी एडजस्टमेंट इसलिए एंड पे रखी, पहले वो मुश्किल थी, पहले करवा दी जी। एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस पेएबल, एक्रूड मतलब एक्सपेंस के साथ एक्रूड लगा हुआ है ना, पेएबल, ठीक है? पेएबल फाइनेंशियल चार्जेस पेएबल ऑन 31 दिसंबर 17 है 112। हमारे साल के एंड पर क्लोजिंग कितने हैं? 112, और साथ ही ब्रैकेट में उसने लिखा 48 के हैं ओपनिंग, ठीक है जी। चलो बैलेंसिंग निकाल दो फिर, कैश 1036, ठीक है जी, 1036 का कैश है। ओके 1036, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट तक आते आते माइनस हो चुका है, ऐड कर दो इंटरेस्ट एक्सपेंस, सवाल में गिवन था 1100, इसलिए वर्किंग का रेफरेंस नहीं देना, ठीक है? हाँ इंटरेस्ट पेड आपने अभी अभी निकाला 1036, वर्किंग नंबर 13 का रेफरेंस दो। ये वर्किंग 13 कितना जी? 1036, डन हो गया जी, सवाल खत्म है बस। लेकिन वो कर लेते हैं, लेकिन अब ये जो क्लोजिंग नजर आया है, ये जो क्लोजिंग नजर आ रहा है, ओपनिंग 48 पेएबल है, क्लोजिंग 112 पेएबल है। अगर ये पेएबल है, सवाल कह रहा है, तो कहां पे है? यहां नजर नहीं आ, सॉरी यहां नजर नहीं आ रहा, फेस पे नजर नहीं आ रहा, तो फिर शेयर कैपिटल में हो सकता है, ये शेयर प्रीमियम में होगा। कहां? नॉर्मल कहां हो सकता है? एक्रूड एंड अदर पेएबल्स में हो सकता है। ट्रेड पेएबल्स के अंदर तो वो चीजें हैं जो हमने उधार पे खरीदी हैं बेचने के लिए, अदर पेएबल्स अलग पड़े होते हैं। नॉर्मल अजम्पशन फिर सही वाली ही लेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब, इसका तो इसको हटाएंगे, इसका मतलब कि ये ओपनिंग 48 पेएबल, क्लोजिंग 112 पेएबल, ये इसमें छुपा पड़ा है, लेकिन ये ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। हमारे ऑपरेशंस नहीं है, लोन लिए जाओ इंटरेस्ट दिए जाओ, कभी कभी जरूरत पड़ने पे लोन लेते हैं और इंटरेस्ट देते हैं, इसलिए ऑपरेशंस के पार्ट इसको नहीं बनाना। तो क्या करोगे? लेस कर दोगे आप इंटरेस्ट पेएबल, उसको लेजर में ले जाओगे, वो पहले ही लेजर बना लिया हमने इत्तेफाक से, ठीक है ना? तो ये क्यों लेस कर रहे हैं, समझ आ रही है? हाँ, तो 48 ओपनिंग और 112 क्लोजिंग, सही है? ये कहां ले जाओ? लेजर में, बना हुआ लेजर ऑलरेडी, वहां से जो करना था एक्सपेंस की फिगर वो ऐड बैक और कैश लेस नीचे, ठीक है ना? अच्छा अब इसको सही कर लो, पाक साफ कर लो इसको, 612 और 568, 612 से 568 पर आ गया, क्या आ गया? लायबिलिटी पेएबल आ गया ना, तो लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी का कम होना डेबिट, तो क्या दूसरा इंपैक्ट? 40 लिखा हुआ है, ओह नो, कहां लिखा हुआ है? ये कितना? 40 नेगेटिव, ठीक है जी। ओहो, फिर लिखना पड़ गया एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, क्योंकि आपने तस्वीरें तो अभी खींचनी थी ना जी, ठीक है जी,
डन हो गया, खत्म, कहानी खत्म। बस एक एडजस्टमेंट रह गई है, वो क्या कह रहा है? ओ वो तो बनी बनाई फिगर गिवन है, एडजस्टमेंट कह रहा है डेप्रिसिएशन आपको मैं बताता हूं 7350 है, यानी यहां पर आनी है डेप्रिसिएशन, और ये नॉन कैश आइटम है इसलिए माइनस हो चुकी है, ऐड कर दो। कितना जी? लो, ये सवाल था तो मुश्किल है आसान है कैश लो। मैंने इसलिए करवाया आज सवाल और कल भी करवाऊंगा ताकि मैं खुद जरा रिलैक्स हो जाऊं, अपनी रिवीजन कर लूं। अच्छा जी, लो भाई, कैश की फिगर, टैक्स एक्सपेंस भी कोई नहीं है, कैश भी कोई नहीं, कोई एक चीज तो गिवन है। अच्छा वो लिखा ही नहीं था हमने, इतना लेजर बना के रोले डाल के, हो टैक्स एक्सपेंस 2945, ये जो लिखने वाली चीज थी जहां लिखनी, जिसके लिए लेजर बनाया था स्टार्ट में, वो लिखी नहीं थी, आपने बताया ही नहीं यार, बताया था आपने? अच्छा जी, टैक्स एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस कितना है? 2945, तो कैश 27। अच्छा अब टैक्स एक्सपेंस को ऐड बैक करेंगे, क्यों? स्टार्टिंग पॉइंट ही पीबीटी है, ठीक है, तो इसलिए ऐड बैक करने की जरूरत। हाँ, टैक्स पेड जो निकाला है आपने, वर्किंग नंबर 1 2 है जी, 95, डन जी। नेक्स्ट, रिटेन्ड अर्निंग्स चेक करो, है कुछ बैलेंसिंग निकल रहा? $4000 किस तरफ आ रहा है? तो फिर डिविडेंड तो नहीं हो सकता, प्रॉफिट तो उन्होंने पहले बता दिया है। अच्छा डेबिट साइड पे आ रहा है, देख लो। अच्छा रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट हो रही हैं, यानी कि फिर कैश डिविडेंड होगा, ठीक है, होगा फिर। तो वो रिटेन्ड अर्निंग में तो नहीं आ सकता फिर। मुझे ये बताओ पहले, मुझे सॉरी पहले मुझे ये बताओ, ये लेजर इस साइड का टोटल कितना है? 18,000। 18,000 में से 1000 और 13 माइनस करो, एग्जैक्ट 4000 आ रहा है। पता नहीं, फिर ये डिविडेंड ही हो सकता है या सरप्लस होता है, सरप्लस का ट्रांसफर तो डेबिट साइड पे आता है, इसकी क्रेडिट साइड पे आता है, ठीक है ना। चलो फिलहाल इसको फिर कर दो डिविडेंड, और ये डिविडेंड कौन सा है? कैश ही होगा। डिविडेंड पेएबल का लेजर तो अभी नहीं ना बनाया मैंने, नहीं ना बनाया, कल की क्लास में बनाएंगे इंशाल्लाह। डिविडेंड पेएबल फिलहाल है नहीं, जो कैश डिविडेंड है वो सारा पे हो गया, कुछ पेएबल नहीं है, जिंदगी सुकून में ही है, ठीक है ना। तो 4000 यहां पर लिख लो आकर, ठीक है। ये वर्किंग नंबर 3। अच्छा अब सुनो, क्लास का टाइम हो गया खत्म, अब सुन लो, सिर्फ बैलेंसिंग रह गई है। इधर देखो, सुन लो एक बार, सुन लो 1400 कैश और 1400 कैश, सुन लो सारे इधर। 2800 रुपए टोटल कैश होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखोगे कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, डन हो गया। इकट्ठा लिख लो, चाहे 2800 चाहे अलग अलग लिख लो। नेक्स्ट, रीवन सरप्लस में ये जो 4000 आएगा इधर बैलेंसिंग, इसकी टोटल एंट्री करोगे, पीपीई डेबिट, रीवन सरप्लस क्रेडिट, यहां पे लिख लोगे, ये बैलेंस हो गया। आप कहोगे कि जी इसमें से कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा, प्रोबेबली साल के आखिरी दिन सरप्लस आया होगा, 1 रुपया ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि आप कहोगे जी ये तो आपने पीपीई में निकाल लिया बैलेंसिंग, कुछ ट्रांसफर होता नजर नहीं आ रहा, रिटेन्ड अर्निंग में हुआ करता है ना भाई। मैं कहूंगा यार हो सकता है लैंड हुआ और रीवैल्यू, आपको नहीं जी डेप्रिशिएबल एसेट है, तो मैं कहूंगा ठीक है, फिर हो सकता है साल के आखिरी दिन हुआ और रीवैल्यू, कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, वो एंट्री भी नहीं आ रही, ये बैलेंस हो गया। उसके बाद यहां से रीपेमेंट ऑफ लोन आएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, फिर ये डन, यहां से एडिशन निकल आएगा, कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। क्या क्या सही है? उसके बाद ये डन, ये भी डन, ये भी डन और ये भी डन, ठीक है। सिर्फ बैलेंसिंग करनी है आपने, इंशाल्लाह ये सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आप सिर्फ इसकी पिक्चर अब ले लें और कंप्लीट कीजिएगा। होमवर्क के अंदर टेस्ला लिमिटेड वाला सवाल आपने करना है, कल उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। देखें जी, सवाल एक आया कि डिविडेंड पेड में 5000 नहीं आएगा, क्या ये मैंने पे किया है कैश? तो इसीलिए तो यहां शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है, कैश क्रेडिट नहीं हुआ, इसलिए 4000 ही आएगा, ठीक है जी। टेक्सला वाला सवाल होमवर्क में है, जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। 1 मिनट जी, एक और सवाल आ गया, वर्किंग 7, इसकी बैलेंसिंग बेटा इस तरफ आ रही है ना 900,
तो ये कैश आया, कैश बैलेंसिंग करनी है हमने, ठीक है। इसका मतलब लोन रीपे हुआ है, यहाँ पे कैश आउटफ्लो बस कर लेना ना, बैलेंसिंग करा लिया फिर भी तुम बैलेंस बनू, ठीक है जी। तो टैक्स लॉ वाला सवाल होमवर्क में है, ये कंप्लीट कीजिएगा, हो जाएगा। सिर्फ बैलेंसिंग रहती है जिंदगी। तो कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।